ये स्टोरी सुनने के बाद आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि फिर आप वो गलती नहीं करोगे जो इस बंदे ने की थी। 7 अगस्त 1981 की सुबह को एक 34 साल का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कार्ल एम्सिकुन अलास्का के जंगलों में एक लेक के पास खड़ा था और गन की गोलियों का डब्बा पानी में फेंक देता है। पानी की छुंडों की आवाज़ चारों तरफ गूंजती है। कार्ल का ये आखिरी दिन होता है अपने 5 महीने लंबे सोलो कैंपिंग ट्रिप का, जो नॉर्थर्न अलास्का के एक बहुत ही रिमोट एरिया में था। इसको स्प्रिंग सीजन के शुरू में एक प्लेन यहाँ उतार गया था और इस लेक के आसपास वो अपना टेंट लगा लेता है। ये एरिया चारों तरफ से जंगल और बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस पूरे 5 महीने में ना उसने कभी किसी बंदे को देखा था, ना ही किसी से बात की थी। यहाँ ना फोन थे, ना रोड्स, और इस इलाके से कम 150 किलोमीटर दूर तक कोई बंदा नहीं था। मतलब यहाँ बिल्कुल ही आइसोलेशन थी। कार्ल आसमान की तरफ देखता है और प्लेन की आवाज़ सुनने की कोशिश करता है जिसने आज उसको उठाना था यहाँ से। जब बहुत देर तक प्लेन नहीं आता तो कार्ल ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उसने पिकअप की डेट फिक्स करवाई थी, ना कि टाइम। मतलब आज के दिन किसी भी वक्त प्लेन आ सकता था। इंतजार करते हुए वो टेंट के इर्द गिर्द घूमता है और अपनी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तब उसको याद आता है कि जो प्लेन आने वाला था वो काफी छोटा है और शायद सारा सामान इसमें फिट ना हो। इसी सोच के चक्कर में वो डिसाइड करता है कि एमो यानी गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी और गोलियों के डब्बे पानी में फेंकना शुरू कर देता है। ये सब वो पिकअप की तैयारी के तौर पर कर रहा होता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और कार्ल अपनी जैकेट का जिप ऊपर करता है। आर्टिक सर्कल में एक वार्म सीजन होने के बावजूद रात के वक्त टेम्परेचर फ्रीजिंग होता है। इतना कार्ल को अकेले जंगलों में रहने का शौक था, उतना ही ज्यादा वो वापस घर जाने, दोस्तों और फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड था। कार्ल जब अपना आखिरी एमो का डब्बा फेंकने वाला होता है तो उसको दूर से भेड़ियों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाता है और सोचता है कि जब तक प्लेन नहीं आता गोलियों के डब्बे को अपने पास ही रख लेता हूँ। वो डब्बा वापस बैग में डालता है और बैग उठाता है और लेक के साइल की तरफ चला जाता है जहाँ उसने फिशिंग नेट लगाया होता है। नेट में 2 टूरिस्ट फंसी हुई थी। वो मछली पकड़ता है, कैंप्स वापस जाता है और आग जलाता है और खाना तैयार करता है। मछली खाते हुए वो बार बार आसमान की तरफ देखता है और सुनता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद प्लेन आ जाए। खाना खत्म करने के बाद वो अपनी डायरी निकालता है, आखिरी दिन की डिटेल्स लिखता है और अपना सारा सामान इकट्ठा करके वाटर लाइन के पास आ जाता है जहाँ से प्लेन ने उठाना था। शाम हो चुकी होती है लेकिन प्लेन का कोई पता नहीं होता। फिर भी कार्ल वहाँ बैठकर नेचर को एंजॉय करता रहता है और उसका ये ट्रिप फोटोग्राफिक तौर पर काफी सक्सेसफुल रहा था। वो 500 से ज्यादा फिल्म रोल शूट कर चुका होता है और उसको पता होता है कि इनकी वजह से वो अगले साल फिर आ सकता है। जब वो फ्यूचर के प्लान सोच रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि सूरज डूब रहा है। नॉर्थ के इस एरिया में सूरज 20 घंटे आसमान में रहता है, इसीलिए सूरज का डूबना इस बात का सिग्नल होता है कि आधी रात हो चुकी है। इस वक्त कार्ल को समझ आ जाता है कि उसका दोस्त रोरी, जिसने आज किसी भी वक्त उसको उठाना था, इस डेट को मिक्स कर चुका है और यहाँ कार्ल के पास उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। टाइम गुजरता जाता है और कार्ल की परेशानी बढ़ने लगती है। आखिरकार वो दोबारा टेंट लगाता है, स्लीपिंग बैग लेता है और दुआ करता है कि शायद कल प्लेन आ जाए। अगले दिन वो सुबह उठकर फिर से सामान पैक करता है और इंतजार करता है, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है और प्लेन नहीं आता। वो खुद को तसल्ली देता है कि शायद डेट्स मिक्स हो गई होंगी या कोई मजबूरी आ गई होगी, लेकिन फिर एक दिन, फिर एक और दिन, फिर एक और, इसी तरह करते करते दिन गुजरते जाते हैं। इस पॉइंट पर कार्ल को याद आता है कि 6 महीने पहले जिस रात उसने रोरी के साथ पिकअप डिस्कस किया था, दोनों ने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी। उस वक्त कार्ल ने कैजुअली पूछा था कि क्या तू मुझे 7 अगस्त को उठा लेगा, और रोरी ने हाँ कहा था, लेकिन साथ ही बोला था कि शेड्यूल देख कर ही कंफर्म कर पाएगा। कार्ल अपने एक्साइटमेंट में ये बात प्रॉपरली कंफर्म करना भूल गया था। अब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि रोरी असल में आ ही नहीं रहा। कार्ल को पता होता है कि यहाँ कोई और प्लेन आने वाला भी नहीं। पूरा समर यहाँ एक प्लेन भी नहीं गुजरता। उसकी बेस्ट होप सिर्फ ये होती है कि कोई मिसिंग रिपोर्ट करे, लेकिन ये भी मुश्किल होता है क्योंकि कार्ल किसी को अपने प्लान्स बताता ही नहीं था। और उसकी वजह ये थी कि पहले जब उसके बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, कार्ल ने उसको मना कर दिया था। अब इसका मतलब ये था कि कार्ल को अलास्का के ब्रूटल विंटर का सामना अकेले, लिमिटेड सप्लाईज और सिर्फ एक एमो यानी गोलियों की डब्बी के साथ करना था। अगस्त के एंड तक कार्ल ये एक्सेप्ट कर चुका होता है कि रेस्क्यू नहीं आ रहा। उसके पास 2 चॉइसेस होती है, या तो यहीं रुक कर जिंदा रहे या फिर 120 किलोमीटर का डेंजरस हाइक करके फोर्ट योंगून जाए। हाइक का ऑप्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, कोई ट्रेन नहीं, स्लिप होने का रिस्क।
खाना मिलने की अनसर्टेनिटी और भेड़ियों से भरा हुआ इलाका, दोनों चॉइसेस बुरी होती है, लेकिन विंटर पास आ रहा होता है, इसीलिए फैसला जल्दी करना जरूरी होता है। कार्ल को अपने रैबिट ट्रैप में एक खरगोश मिलता है। वो खुश होता है, उसको पकड़कर कुक करता है, सोचता है कि शायद मेरा यहाँ रहना ठीक होगा, लेकिन उसको पता होता है कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तभी उसको एक छोटे प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। आसमान में देखने पर वो प्लेन नीचे उड़ता हुआ इसकी कैंप की तरफ आ रहा होता है। कार्ल अपना ब्राइट स्लीपिंग बैग उठाकर बाहर निकलता है और बहुत खुश हो जाता है। वो नोटिस करता है कि प्लेन अलास्का स्टेट ट्रॉपर्स का है। प्लेन इतना नीचे आता है कि कार्ल और पायलट का आई कांटेक्ट हो जाता है। एक्साइटमेंट में कार्ल एक हाथ हवा में उठा देता है। प्लेन यू टर्न लेता है और दोबारा ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन लैंड नहीं करता और चला जाता है। कार्ल पूरा दिन उस प्लेन का इंतजार करता रहता है, लेकिन प्लेन वापस नहीं आता। रात को वो सोचता रहता है कि शायद पायलट लैंडिंग के लिए जगह ढूंढ रहा होगा या दूसरा प्लेन लेने गया होगा। नींद ना आने पर वो पढ़ने के लिए हंटिंग लाइसेंस उठाता है, जो उसने पहले कभी ध्यान से नहीं पढ़ा था। रेगुलेशन पढ़ते हुए उसकी नजर एक लाइन पर पड़ती है और उसका दिल रुक जाता है। उसको समझ आ जाता है कि पायलट क्यों नहीं रुका। लाइसेंस पर लिखा होता है कि एक हाथ हवा में उठाना यूनिवर्सल साइन होता है कि सब ठीक है, मदद की जरूरत नहीं। कार्ल ने अननोनली वही सिग्नल दे दिया था। उसके बाद कई हफ्ते गुजरते हैं, लेकिन रेस्क्यू नहीं आता। लेक जम जाती है, फिशिंग बंद हो जाती है, शिकार के फंदे खाली रहते हैं। अक्टूबर तक कार्ल कमजोर हो जाता है और नवंबर तक भूख से मर रहा होता है। 26 नवंबर को वो डायरी में आखिरी अल्फाज लिखता है, उन्होंने कहा था इससे तकलीफ नहीं होगी। फिर वो राइफल उठाता है, हाथ में एमो का डब्बा लेता है और थोड़ी देर बाद एक गोली की आवाज गूंजती है। फरवरी 1982 में अलास्का स्टेट ट्रॉपर्स को कार्ल की बॉडी मिलती है। अगर कार्ल ने हंटिंग लाइसेंस पहले पढ़ लिया होता तो प्लेन के ऊपर से गुजरते वक्त दोनों हाथ उठाता, जो यूनिवर्सल साइन होता है, प्लीज मुझे यहाँ से उठा लो। इस छोटी सी गलती ने कार्ल की जान ले ली। लेकिन ये जो आप लोग स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें एक बंदे के साथ इतना खौफनाक इंसिडेंट हुआ था जिसमें इस बंदे की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी ये मारा गया। आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो लाजमी देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।